अलग अलग सिम्टम्स मिलेंगे। तो कभी भी ये मत सोचना कि 10 सिम्टम्स पढ़ रहे तो 10 सिम्टम्स एक ही में मिलेंगे, बहुत ही मुश्किल है कि इसमें एक में एक ही सिम्टम्स मिल सकता है। ठीक है, जो कॉमन सिम्टम्स है पहले उनकी बात करते हैं, बाकी इसके बाद बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स पढ़ेंगे जो हार्ट डिसीज में मिलते हैं, तो उससे हम हार्ट फेलियर की पहचान नहीं कर सकते, तो उन्हें हम साइड लाइन सिम्टम्स बोलेंगे। तो उन पर इतना दिमाग नहीं लगाना, मेन सिम्टम्स पर दिमाग लगाना है। जैसे डिसिप्निया, डिसिप्निया मतलब देखो हमेशा मैंने कहा ना, जो आपका लंग्स है और हार्ट है ये कपल या आप जो भी समझ लो ट्विंस हैं, एक गड़बड़ तो दूसरा हमेशा गड़बड़। तो हार्ट फेलियर में लंग्स तो हर बार गड़बड़ हो ही रहा था। तो आपको जो सबसे ज्यादा साइंस दिखते हैं मालूम किसके दिखते हैं? लंग्स के। लंग्स में मतलब ब्रीथनेस वगैरह बहुत ज्यादा दिखती है। आप समझ आएगा कि क्यों सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। इस वजह से हार्ट अटैक में जो सबसे अच्छा साइन था क्या था? पेन होने का, एंजाइना पेक्टोरिस, वो सब इसमें नहीं होगा। हार्ट फेलियर वालों में पेन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो हार्ट अटैक के साइन है ना वो उसमें नहीं मिलते। जो मेन साइन था क्या कि भैया जो आपको मालूम है क्या होता था कि पेन होता था, लेफ्ट साइड में पूरा पेन उतर के आता था, आपका हाथ कैसे टिंगलिंग सेंसेशन आने, वो सब इसमें नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही। हाँ, हार्ट अटैक की वजह से फेलियर आ रहा है तो दिखेंगे, और अगर हार्ट अटैक की वजह से नहीं आ रहा, सिंपल हार्ट फेलियर है, तो उसमें आपको फिर वो पेन वेन नहीं दिखते जनरली। उसमें क्या दिखेगा? इसमें हार्ट फेलियर की वजह से अफेक्ट हो रहे थे लंग्स, तो इसमें मेन जो सिम्टम्स दिखेंगे वो ब्रीथनेस के दिखेंगे। ये बात याद रखना, ये सिम्टम्स ही पकड़े जाते हैं जो मेनली आपको बताते हैं कि हार्ट फेलियर है कि अटैक है। डिसिप्निया का मतलब होता है कि इनिशियली एक्सर्शन, वो मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी तो स्टार्टिंग में क्या हो, जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करेगा, इन्हीं क्योंकि सांस लेने में उसे दिक्कत आ रही है, लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे। तो इनिशियली एक्सर्शन होगा बट प्रोग्रेसिवली वर्सन टू अ स्टेज ऑफ ब्रीथलेसनेस। स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करेगा मगर उससे सांस ले नहीं पाएगा। फिर उसको कैसा फील होगा? ब्रीथलेसनेस। स्टार्टिंग में तो जल्दी जल्दी सांस लेगा, फिर जब वो आराम से भी बैठा होगा ना तब भी उसको ब्रीथलेसनेस होगी। फिर ऑर्थोपनिया स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्थोपनिया का मतलब होता है जब पेशेंट लेटा हुआ, ये ऑर्थोपनिया याद रखना, ये डिसिप्निया बहुत नॉर्मल है, एक्यूट स्टेज में ही होने लग जाता है कि जैसे कुछ भी काम करा ना तो उसको सांस लेने में दिक्कत होने लग गई, जैसे कुछ भी थोड़ा बहुत काम करा तो सांस लेने में दिक्कत हो रही। क्यों? क्योंकि लंग्स अफेक्ट होने लग गए। फिर आगे चल के जब क्रोनिक केस में होगा कि आराम से बैठा है तो भी सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो बिल्कुल चांसेस है, ये नहीं समझना कि भैया सांस लेने में दिक्कत है सिर्फ लंग्स ही खराब हो सकते हैं, बिल्कुल हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए जब भी लंग्स का होता है तो हमेशा हार्ट की जरूर हम करवा लेते हैं, डॉक्टर हमेशा ईसीजी वगैरह करवा ही लेता है। ऑर्थोपेनिया हमेशा सीवियर फॉर्म में दिखता है। इसका मतलब कब होता है? जब पेशेंट नॉर्मली लेटा हुआ भी है ना तब भी उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर वो मालूम जैसे तो कभी आपने को एकदम लेटे लेटे एकदम उनको ऐसा लगता है कि सांस बंद हो गई, तो फिर वो बैठ जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा आराम मिलेगा। ये सीवियर केस में दिखता है बहुत ज्यादा। डिसिप्निया आपको नॉर्मल केसेस में भी दिखने लग जाएगा। तो डिसिप्निया, ऑर्थोपनिया का मतलब होता है डिसिप्निया कर सून आफ्टर लाइंग, जैसे आप लेटे सांस लेने में दिक्कत आएगी मगर थोड़ा सा बैठोगे तो आपको लगेगा हाँ थोड़ा सा ठीक है। तो ऐसी कुछ कंडीशन है, इसका मतलब आपको क्या हार्ट फेलियर होने के चांसेस हैं। लेकिन हाँ, ये जो सिम्टम्स हैं ये आपको अगर लंग्स, सिर्फ लंग्स खराब है तो भी दिख सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर वो प्रॉपर ईसीजी, इको, वो सब कराकर देखते हैं। और पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिसिप्निया होता है। पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिसिप्निया का मतलब होता है कि रात में सोते सोते सॉरी, रात में सोते सोते उनकी एकदम क्या हो गई? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई। अटैक ऑफ सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड कफिंग यूजुअली अकर एट नाइट। एकदम सो रहे थे और एकदम उनकी सांस बंद हो गई, फिर एकदम भड़बड़ा के उठ जाएंगे कि सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, और वो तुरंत दौड़ के कहाँ जाएंगे? बाहर की तरफ। तो उन्हें ऐसा लगेगा कि सांस मिल जाए, तो वो भी हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं। ठीक है, कफिंग होगी बहुत ज्यादा। कफिंग क्यों होगी? क्योंकि लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं। कार्डियक अस्थमा भी इसमें दिखता है, याद रखना। अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा बहुत डीप में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? आपका ब्रोंकियोस्पाज्म होने लग जाता है, मतलब ऐसा बार बार उन्हें एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे सांस नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब कुछ इसमें जो मेन सिम्टम्स दिखते हैं वो लंग्स वाले ही दिखते हैं जनरली। ऐसी पल्मोनरी देखो ये तो मैं आपको बहुत स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक्यूट केसेस में पल्मोनरी एडिमा देखिएगा मगर कार्डियक एडिमा नहीं देखेगा। क्रोनिक केस में पल्मोनरी एडिमा नहीं देखेगा मगर कार्डियक एडिमा देखिएगा। तो वही लिखा है, एक्यूट में पल्मोनरी एडिमा आपको नजर आएगा। जब एक्सरे कराओगे ना तो मार्क्ड एलिवेशन पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर लिखेंगे आपको। लंग्स में आपको क्या, जो आपके सॉरी जो आपके एक्सरे हैं तो आपके लंग्स कैसे दिखेंगे? बड़े बड़े वो दिखेंगे। और अगर क्रोनिक केस में तो हार्ट का साइज बड़ा दिखेगा। तो ये एक्यूट है। आप क्रोनिक भी लिख के आना अपने मन, मैंने मन से, मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया है ना। चाइन, ये क्या बोलता है इसको, जो भी चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि पेशेंट को मालूम कैसे सांस लेगा? एकदम उसकी सांस चली जाएगी, एकदम एपनिया, फिर जल्दी सांस लेने लग जाएगा, फिर सांस रुक जाएगी, फिर सांस लेने लग जाएगा। तो ये सब किसके सिम्टम्स हैं?
कि ये सब सिम्टम्स हैं कि हार्ट फेलियर होने की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। ऐसी नॉक्टूरिया भी कुछ पेशेंट्स में दिखता है, मतलब रात में बार बार यूरिन जा रहे हैं, तो जरूरी तो ना है रात में बार बार यूरिन जा रहे हो, डायबिटीज भी हो सकती है, रात में बार बार जा रहा है यूरिन जा रहे हो, बीपी भी हो सकती है, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने कहा कि एक ही पेशेंट में सब सिम्टम मत ढूंढने लग जाना। प्लस ये सिम्टम्स बिल्कुल एकदम ऐसे सिम्टम्स नहीं है कि बिल्कुल आप हार्ट फेलियर की तरफ जा रहे हो, तो जो ऊपर के जो वो वाले सिम्टम्स थे जितने भी जो निकल गए रेस्पिरेशन वाले, वो फिर भी थोड़ा बहुत बताते हैं कि हाँ आपका हार्ट फेलियर हो सकता है। मगर आप जो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं नॉक्टूरिया से, अब जितने भी नीचे की आएंगे नॉक्टूरिया से, ये सब बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं शो करेंगे कि हार्ट फेलियर है, ये वो चीजें शो करेंगे जिनकी वजह से आपको हार्ट फेलियर हो सकता है। क्या डायबिटीज में नाइट होते, तो डायबिटीज के साथ हार्ट फेलियर हो रहा था, तो ये वो शो करेंगे। हाई बीपी के ये तो ध्यान रखना है ना। आपको क्या हो सकता है, सेरिब्रल सिम्टम्स यानी ब्रेन के भी आ सकते हैं। सर ब्रेन के कैसे आ सकते हैं, क्योंकि अगर हार्ट ब्लड ही पंप नहीं कर पाएगा तो ब्लड ब्रेन में ब्लड पहुंचेगा कैसे ही। अब इसमें सीधी सी बात है सर, फिर ऐसे तो हर ऑर्गन खराब होने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब ब्लड पंप ही नहीं होगा तो हर ऑर्गन तक ब्लड पहुंचेगा नहीं, ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। तो सर आप बिल्कुल सही हो, आपके हर ऑर्गन खराब होने लग जाएंगे, तो आपके से क्या सेरिब्रल सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे, यानी ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो कंफ्यूजन होने लग जाएगी, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, मेमोरी इंपेयरमेंट, हेडेक, इंसोम्निया, एंजाइटी। अब कहो ये डायरेक्ट अगर किसी को स्ट्रोक आ रहा है तो भी ये हो सकते हैं। तो इसलिए डायग्नोस ईसीजी को कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिम्टम्स के बेस पे कभी भी नहीं जाते हार्ट फेलियर में। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम जैसे वीकनेस आ रही है, फीवर है, एनोरेक्सिया मतलब कि अच्छे से खाना नहीं खा रहा, ईटिंग डिसऑर्डर है, नोजिया है, एब्डोमिनल पेन है, कार्डियक एडीमा। कार्डियक एडीमा मैंने आपको बताया, कार्डियक एडीमा आपको क्रोनिक केस में दिखेगा, पल्मोनरी एडीमा नहीं दिखेगा। साइनोसिस मैंने बताई थी, राइट साइड का फेलियर हो रहा था तो क्या दिख रही थी, सेंट्रल साइनोसिस बताई थी। राइट साइड के फेलियर में पूरे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था। पल्स में आपको क्या हो रहा था, टैकीकार्डिया, आपकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। अब बीपी आपकी क्या हो सकती है, बीपी कम भी हो सकती है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में बीपी आपकी एक्यूट केस में कम होती है, फिर आगे चल के बढ़ने लग जाती है, ठीक है, एकदम एक्यूट केस में, है ना। जुगलर वेन प्रेशर बढ़ जाता है, जुगलर वेन का प्रेशर मैंने पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी बताया था आपको, क्यों जुगलर वेन का प्रेशर बढ़ता है। जब राइट साइड का फेलियर होता है तो सारा का सारा ब्लड राइट एट्रियम से किस में भरने लग जाता है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, यानी पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने लग जाता है। तो जो सुपीरियर वेना कावा होता है उसी से आगे चल के अटैच होती है कौन, जुगलर वेन। जुगलर वेन कौन होती है, वो जुगलर वेन होती है जो पूरे हेड और नेक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, किसके किसमें, राइट एट्रियम में। मगर यहाँ तो उल्टा हो गया, और यहाँ से तो उल्टा हो गया, क्या हो गया कि राइट एट्रियम से ब्लड जाने लग गया। अब वो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ भरने लग जाएगा, जुगलर वेन में, तो जुगलर वेन का भी प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। ये हम बात कर चुके थे। थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देने लग जाएंगे, क्यों, एबनॉर्मल ब्लड रश हो रहा है तो थर्ड फोर्थ और हार्ट साउंड तो सुनाई दे नहीं है। बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में यानी आपके लंग्स खराब हो रहे हैं तो आवाज है, इंस्पायरेटरी क्रिपिटस, जब सांस लोगे ना तो लंग्स में क्या होता है, फ्लूइड भरने लग जाता है, तो उस वजह से एबनॉर्मल क्रिपिटस साउंड सुनाई देते हैं। उसमें तो डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप से वो साउंड सुनता है। प्लस सारी चीजें खराब कर दो जो आपका मन है, क्यों, क्योंकि भैया इसमें सीधी बात है, हार्ट फेलियर है तो ब्लड जा नहीं रहा, तो सारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो खराब होगा, तो लीवर खराब हो सकता है ना, लीवर का साइज बड़ा हो सकता है, एसाइटिस यानी स्टोमक फुलनेस लगेगी, पेरिकार्डल इफ्यूजन मतलब जो हार्ट की आउटर लेयर है उसमें भी इफ्यूजन होने लग जाएगा, किडनी में भी फ्लूइड भरने लग जाएगा, किडनी में भी ओलिगो यूरिया। अब देखो कितनी बड़ी बात होती है, ओलिगो यूरिया का मतलब समझते हो क्या होता है, यूरिन का कम होना। अब अभी पढ़ के आए, देखो दोनों चीजें हो गई कि नहीं हो गई, और यूरिन का कम होना। अब अभी आप बोलोगे सर कि अभी जस्ट इससे पहले सिम्टम्स पढ़ के आए थे कि जहां पर आपकी क्या हो रही थी, यूरिन, जो वो लोग क्या कर रहे थे, फ्रिक्वेंटली यूरिन जा रहे थे, और अभी आप बोल रहे हो कि क्या हो रहा है, यूरिन कम हो रही है। तो मैंने क्या कहा कि अगर हार्ट फेलियर की वजह से किडनी अगर अफेक्ट हो रही है तो आप यूरिन कम जाओगे, मगर डायबिटीज की वजह से, हाई बीपी की वजह से अगर आपका हार्ट फेलियर हो रहा है तो आप यूरिन ज्यादा जाओगे ना। इसलिए मैंने कहा कभी भी कंफ्यूज मत होना, इसलिए हमेशा उस पर डिपेंड होता है कि किसकी वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है, तो सिम्टम्स उसी की तरह दिखेंगे। तो कम यूरिन लिखना भी सही है, ज्यादा यूरिन भी लिखना सही है, ये डिपेंड करेगा कि हार्ट फेलियर हो किसकी वजह से रहा है। अनीमिया में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, किडनी डिसीज हो सकती है। डायग्नोस कैसे करोगे, कार्डियो चेस्ट का एक्सरे कराओ, उसमें कार्डियोमेगैली, हार्ट का साइज कार्डियोमेगैली कब दिखेगा, ये दिखेगा आपको क्रोनिक केस में, एक्यूट केस में आपको पल्मोनरी एडीमा दिखेगा, है ना। प्लस ईसीजी में आपको क्या दिखेगा,
वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी दिखेगी। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स पे इतना लोड पड़ रहा है, वेंट्रिकल्स बेचारे काम तो कर नहीं पा रहे, तो बॉडी उनको क्या बोली, काम करो काम करो, तो उनके एब्नॉर्मल साइज बढ़ जाएगा। ये तो हम जानते ही हैं। एट्रियम खराब होने लग जाएंगे, एट्रियम एब्नॉर्मलिटी दिखेगी, है ना। अरिथमिया का मतलब आपकी हार्ट भी डिस्टर्ब दिखेगी, कंडक्शन भी खराब मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये ईसीजी में सब कुछ नहीं मिलेगा, ये याद रखना। ईसीजी में कोई एक या दो पॉइंट मिलेंगे, ये डिपेंड करेगा कि किस वजह से आपको हार्ट फेलियर आ रहा है। अब देखो, कंडक्शन से एबनॉर्मल उनमें मिलेगा जिनके ऐसे नोड, एवी नोड खराब है, तो जिस वजह से हार्ट बीट नहीं कर पा रहा था तो उस वजह से हार्ट फेलियर आ रहा था, तो उनमें कंडक्शन सिस्टम खराब मिलेगा। अगर किसी को हार्ट अटैक की वजह से हार्ट फेलियर हो रहा था तो उसके ईसीजी में मायोकार्डियल इस्चीमिया के आपको दिखेंगे। फिर बाकी आप सब टेस्ट कराओ, है ना। लीवर फंक्शन टेस्ट कराओ। क्यों? क्योंकि लीवर खराब हो रहा था। किडनी फंक्शन टेस्ट कराओ, क्योंकि हमने पढ़ा था किडनी की वजह से भी कौन सा वाला, बैकवर्ड वाला, याद है, बैकवर्ड हार्ट फेलियर हो रहा था, किडनी खराब हो रही थी, उस वजह से रास में कहने नॉर्मल एक्टिव हो, क्या आपका हार्ट तो नॉर्मल था फिर भी खराब हो रहा था। तो किडनी का टेस्ट करा के देखो कहीं उससे तो नहीं हो रहा। थायराइड टेस्ट कराओ, पढ़ के आए ना भी हाइपरथायराइड की वजह से हो रहा था, तो देखो कहीं हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है जिसकी वजह से आपको हो रहा है। एम्बुलेटरी होल्टर मॉनिटरिंग का मतलब होता है डायनेमिक ईसीजी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कभी भी ईसीजी नॉर्मल मत कराओ, डायनेमिक पहले कराओ, क्योंकि ईसीजी रेस्ट में जनरली जिनका हार्ट एकदम खराब नहीं होता, आपको रेस्ट में सिर्फ 10% ब्लड की जरूरत होती है। तो सोचो अगर आपका थोड़ा बहुत अगर हार्ट फेलियर की तरफ जा भी रहा होगा, तो अगर आप रेस्ट पे आराम से लेट के ईसीजी कराओगे तो ईसीजी तो नॉर्मल ही आएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सिर्फ जितना ब्लड आता है ना उसका 10% जरूरत होती है। तो क्या मतलब, अगर आपका हार्ट फेलियर हो भी रहा होगा तो आपको ईसीजी तो नॉर्मल दिख जाएगी। तो हमेशा याद रखो डायनेमिक ईसीजी कराओ, यानी उसको ट्रेडमिल पर दौड़ाओ और दौड़ाते हुए ईसीजी कराओ। उससे क्या होगा, जब बॉडी को ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ेगी तब हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और हार्ट में कुछ भी दिक्कत होगी तो तुरंत उसी समय पर समझ आएगी। बाकी एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट कराते हैं, है ना, एक्सरसाइज करा के देखते हैं, प्रॉपर इजेक्शन फ्रैक्शन निकालते हैं। हमने कहा था सिस्टोल वाले में इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है, मगर डायस्टोल वाले में तो क्या रहता है, प्रिजर्व्ड। पूरी मैकेनिज्म मैंने समझाई है कैसे। ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड आपको ये बढ़ा हुआ मिलता है, ये मालूम क्या होता है, ये पेप्टाइड हार्मोन होता है, एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। ये मालूम कब रिलीज होता है, ये जो आपकी मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी ना, क्या बताया था कि हाइपरट्रॉफी हो रही है, यानी सेल्स बड़े हो रहे हैं नॉर्मली। तो जब भी नॉर्मली एबनॉर्मल सेल्स बड़े होते हैं ना, तो ये हार्मोन रिलीज होने लग जाता है आपके हार्ट के सेल्स से। और ये ब्लड में अगर आपके ज्यादा मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि हार्ट पर आपके बहुत ज्यादा लोड है। ये हार्मोन ये शो करता है कि अगर ये जितना ज्यादा, इसका मतलब है कि आपके हार्ट पे बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है। अब मेन हमें समझना है पैथोफिजियोलॉजी, कि भैया अभी ठीक है हम मान रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ, हार्ट वेंट्रिकुलर, इसकी वजह से ओवरऑल कार्डियक फेलियर कैसे हो गया, ओवरऑल आपकी डेथ कैसे हो सकती है, वो समझना है। और ये बहुत सिंपल है, अभी जितना मैंने बताया ना सिर्फ वो ही है। सपोज करो आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया या राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया, मतलब अब और हम सब रीजन पढ़ के आ चुके हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल कैसे फेल हो सकता है, राइट वेंट्रिकल कोई भी फेल हो गया, ठीक है। अब होगा क्या, आपकी बॉडी में चलेगी कंपनसेटरी मैकेनिज्म। कंपनसेटरी में 3 मैकेनिज्म चलती हैं। पहले पढ़ते हैं एक्टिवेशन, ये मैकेनिज्म देखो। जैसे ही आपका फेलियर हुआ, मैंने क्या कहा था कि ब्लड कार्डियक आउटपुट गया, हुआ कम। जैसे कम हुआ यानी क्या हुआ, आपकी जो हार्ट बीट है वो थोड़ी सी नॉर्मल से कम हुई। अब जैसे ब्लड कम हुआ तो क्या हुआ, मैंने क्या बोला था, बॉडी को कोई मतलब नहीं है। बॉडी क्या करेगी, बॉडी बोलेगी नहीं नहीं ब्लड चाहिए हमको। वो क्या बोलेगी, हार्ट पे लोड डालेगी, हार्ट को बोलेगी तुम ब्लड जल्दी जल्दी पंप करो। हार्ट बोलेगा कि भैया हम वैसे ही मर रहे हैं, हमारे वेंट्रिकल्स फेल हो रहे हैं, हम नहीं काम कर पा रहे, लेकिन बॉडी बोलेगी हमें कोई मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे। बॉडी बोलेगी नहीं ठीक है, हम नॉन एफरिन आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड मैकेनिज्म स्टार्ट कर देंगे। ये मैकेनिज्म मालूम क्या करते हैं, ये नॉन एफिनेफ्रिन आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड मैकेनिज्म होती है। ये जैसे ही स्टार्ट होती है तो मालूम क्या होता है, आपका ब्रेन आपके हार्ट को कमांड भेजता है कि जल्दी जल्दी हार्ट बीट करो, यानी अपना टैकीकार्डिया करो। हार्ट को, हार्ट से बोलता है जल्दी ब्लड को पंप करो। अब वो ऑलरेडी फेल है, और फेल वाले पे और लेट डाल लोगे तो क्या होगा, परमानेंट फेल, खत्म। उससे टैकीकार्डिया हुआ, जिससे फर्दर स्ट्रेस पड़ा मायोकार्डियम पे। मायोकार्डियम ऑलरेडी उनकी बैंड बजी हुई थी, वो थोड़ा बहुत बेचारे जिंदा थे, लेकिन आपने उनकी परमानेंट क्या कर दिया, उनकी जिंदा मतलब, तो उन पर इतना लोड पड़ा और वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर आपको फाइनली हो गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें समझ आ गया। पहला पॉइंट ने क्या बोला, जैसे ही हमारा कार्डियक आउटपुट कम हुआ, ब्रेन को पता चला, ब्रेन ने बोला, ब्रेन ने कौन सी मैकेनिज्म स्टार्ट करी, है ना, नॉन एपिनेफ्रिन आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड यानी NANP मैकेनिज्म स्टार्ट करी, जिसने हार्ट को कमांड भेजा कि टैकीकार्डिया कराओ। और टैकीकार्डिया कराया तो हार्ट पे और स्ट्रेस पड़ा, स्ट्रेस पड़ने से आपका हार्ट फेलियर हो गया। पहली मैकेनिज्म ये थी। दूसरी मैकेनिज्म और क्या होती है,
मैंने बोला ना सब मैकेनिज्म क्या है, ये बॉडी को कोई मतलब नहीं है कि आपके हार्ट फेलियर हो रहा है, वो तो लोड डाल देती है, उसको तो आपको बचाना है, और आपके बचाने के चक्कर में बेचारी आपको ही मार देती है। ये हर बार होता है बॉडी में, 50% हम सिर्फ इसी वजह से मरते हैं कि हमारी बॉडी हमें मार देती है। दूसरा होगा रास मैकेनिज्म, ये हम पूरा पढ़ चुके हैं कि जैसे कार्डियक आउटपुट गिरेगा क्या होगा, अभी पूरी की पूरी पढ़ के आए थे। ये पूरा का पूरा है फॉरवर्ड वाला, इसको मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। ये जो पॉइंट 2 है ये पूरा फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड जो हार्ट अटैक आ रहा था ना, हार्ट फेलियर, सॉरी, जो फॉरवर्ड हार्ट फेलियर आ रहा था वो ये दूसरा वाला पॉइंट है, ठीक है। पहला वाला मैंने समझा दिया, दूसरा में क्या हो रहा है, जैसे कार्डियक आउटपुट कम हो रहा था, ब्रेन क्या बोलेगा किडनी को, रास मैकेनिज्म स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि बॉडी में फ्लूइड की कमी होगी। भैया फ्लूइड की कमी है ही नहीं है, हार्ट नहीं फ्लूइड भेज पा रहा, तो वो क्या करेगा, सोडियम और वाटर का रिटेंशन कर देगा। रिटेंशन करेगा तो वैसे ही हार्ट पे लोड था कि नहीं था? हाँ, क्यों? क्योंकि हार्ट की फिलिंग तो नॉर्मल है, कार्डियक आउटपुट बिगड़ गया, तो वैसे ही उस पर बहुत लोड था, वैसे ही फ्लूइड बहुत ज्यादा था, मगर और ज्यादा करा दिया आपने, तो उससे फर्दर स्ट्रेस पड़ा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। तो दूसरा रीजन ये हो गया आपका हार्ट फेलियर होने का। अब ये मत बोलना एक में ही तीनों शुरू हो जाएंगे, कोई भी एक से आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है ना। तो बॉडी देख लेती है कौन सा चालू, तो मैं आपको तीनों बता दी कि डेथ किन से हो सकती है। तीसरा रीजन बनता है कि जैसे ही आपका क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट गिरा, तो क्या होता है, आपकी बॉडी मालूम क्या करेगी, जो आपकी हर्ट जो आपके हार्ट बीट होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो कौन सी मसल कराती है, मायोकार्डियम। तो मालूम क्या करेगी, ब्रेन आपका जो मायोकार्डियम, उसकी जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी रेट है, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करवाना स्टार्ट करेगी, उसे जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कराएगी, ठीक है। उससे एटा मूवमेंट, कार्डियक आउटपुट तो बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो कार्डियक आउटपुट तो बढ़ जाएगा। मगर कॉन्ट्रैक्ट होती कैसे, हम जानते हैं मायोकार्डियम किससे बनी होती है, सेल्स से। वो सेल्स की इनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जब उन पे ज्यादा लोड डाल देते हैं ना, तो वो क्या कर जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। क्यों? उन पे ज्यादा लोड पड़ गया तो वो अपने आप को स्ट्रेच कर लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड बाद स्ट्रेच होने की वजह से जो हमारा नॉर्मल, जो हमारा वेंट्रिकल्स था, वो एबनॉर्मल साइज में बड़ा हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि हाइपरट्रॉफी क्यों हो जाती है, क्यों हो जाती है, इसी वजह से हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि उस पर लोड ज्यादा पड़ता है, तो सेल्स पे ज्यादा लोड बढ़ने की वजह से सेल स्ट्रेच कर जाते हैं, और स्ट्रेच कर जाएंगे तो नॉर्मल साइज से बड़े साइज के हो जाएंगे, तो जो वेंट्रिकल्स नॉर्मल साइज था उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और डायलेट कर जाएगा। और बड़ा होगा तो सीधी सी बात है, एक समय बाद सेल तो चलो अभी काम कर रहे हैं, पहले हाइपरट्रॉफी होगी, फिर सेल कुछ टाइम बाद काम करना बंद कर जाएंगे, और काम करना बंद कर गए तो क्या हो जाएगा, फाइनली हार्ट फेलियर, ठीक है। तो ये तीनों आपको मैंने मैकेनिज्म समझा दी। पहला रिस्पॉन्सिबल था NANP, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया, दूसरा रास जिसकी वजह से सोडियम और आटे, तीसरा कॉन्टेलेक्टी जिसकी वजह से सेल स्ट्रेचिंग, हाइपरट्रॉफी, और फिर हार्ट फेलियर, ठीक है। ये मेन रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से आपकी डेथ होगी, क्योंकि अभी तक जितना पढ़ गया वो टाइप्स था, वहां पर फेलियर हो रहा था, डेथ नहीं। डेथ इनकी वजह से होनी है, जो अभी तक पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी। मैनेजमेंट में कुछ नहीं, फटाफट स्पीड में सबके ड्रग के नाम बोलूंगा। देखो क्यों हो रहा था, पहला रीजन, जो लोग स्ट्रेस ले रहे थे, तो कौन से ड्रग दोगे, एंटी एंजाइटी ड्रग। तो जिनको फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस है तो उन्हें कौन से ड्रग दो, स्मॉल डोज। देखो हार्ट फेलियर में डायरेक्टली आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये पता करो सबसे पहले कॉज क्या है, और उस कॉज पे काम करो, ऑटोमेटिक हार्ट फेलियर आपका ठीक होने लग जाएगा। तो इसमें जितने भी मैनेजमेंट पढ़ने, 90% कॉज वाले पढ़ने हैं। पहला कॉज क्या था, एंजाइटी, स्ट्रेस, तो कौन से दोगे, स्मॉल डोज ऑफ ट्रैंकुलाइजर यानी एंटी एंजाइटी ड्रग दे दोगे। उनको बोलो बेड रेस्ट, जनरली हम मना कर देते हैं। अच्छा बताओ बेड रेस्ट क्यों मना कर दिया इन लोगों को जो फिजिकली इमोशनल है, सीधी सी बात है, कभी स्ट्रेस आया है, कभी टेंशन हुई है, आप क्या करते हो, गेट बंद करके अंदर बैठ जाते हो, और उससे आपका स्ट्रेस और बढ़ता है और दुनिया की बात सोचते हो। तो लोग क्या बोलते हैं आपको, बाहर जाओ थोड़ा घूमो अच्छा लगेगा। तो इसीलिए जिनको फिजिकल और इमोशनल उसकी वजह से हार्ट फेलियर आ रहा है, तो उनको बिल्कुल नहीं बोलते कि घर पे बैठो, उनको बोलते कि, उनको डॉक्टर्स बोलते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बड़ा मूवीज में देखा होगा, एक काम करो आप, अच्छा कहीं बोलते हैं इनको कहीं घुमाने ले जाओ बाहर, तो इनका मूड अच्छा होगा, तो अपने आप इनकी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो वो किन लोगों में बोलते हैं बाहर घुमाने को ले जाओ, जिनको फिजिकल और इमोशनल की वजह से जिनका हार्ट पर लोड बढ़ रहा है, उनको बोलते हैं बाहर घुमाओ, घर में मत रखो, जिससे माहौल अच्छा देखेंगे, तो ऑटोमेटिक टेंशन दूर होगी, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हार्ट पर लोड कम होगा, तो हार्ट ठीक हो जाएगा। ओबेसिटी करेक्शन हमने बात करी थी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह उनकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस, तो उनसे बोलो ओबेसिटी कम करो, मोटापा कम करो, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल कम करो, थोड़ा सा दौड़ो, है ना। सॉल्ट हमने बात करी, सॉल्ट की तो हम बात कर ही चुके हैं कि सॉल्ट तो बिल्कुल नहीं लेना, वरना सॉल्ट क्या कर देगा, बीपी बढ़ा देगा, और बीपी बढ़ा देगा प्लस क्या कर देगा, सोडियम होता है, ब्लड को थिन कर देगा, और ज्यादा क्या हो जाएगा, हार्ट पे लोड पड़ जाएगा। और अभी तक जो पढ़ के आ रहे हैं ना हार्ट पे लोड, क्योंकि रास मैकेनिज्म में भी सोडियम था,
और वो सॉल्ट में भी सोडियम होता है, तो उससे भी आपका हो सकता है। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना, जिनको हार्ट फेलियर होता है ना, उनके लिए स्पेशली बता रहा हूं, उनको कभी भी एनसेड्स नहीं देते। एनसेड्स मतलब कौन होते हैं? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। जो एंटी इन्फ्लामेटरी, इनको ना बहुत, इसलिए जब भी जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं जो एनसेड्स लिखते हैं ना, वो उससे पूछते हैं कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, बताओ। क्यों? क्योंकि एनसेड्स मालूम क्या करते हैं? एनसेड के अंदर एक क्वालिटी होती है, वो आपकी बॉडी में सॉल्ट का इंटेक बढ़ा देते हैं। आप जो नॉर्मली हम नमक खा रहे हैं, तो वो क्या है, यूरिन की वजह, जो नमक खाते हैं वो यूरिन से बाहर निकल जाता है, जितना थोड़ा बहुत ज्यादा खा लिया तो। मगर अगर जो लोग एनसेड्स लेते हैं ना, तो वो यूरिन को बाहर नहीं निकलने देते। ठीक है, तो इस वजह से इनमें एनसेड्स को हम रोक देते हैं, बोल देते हैं कि अगर एनसेड्स पूछ के दिए जाते हैं, अगर आप खा रहे हो तो उनको बोल देंगे आप एनसेड्स मत लो, वरना वो क्या करेंगे, आपको कर देंगे। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं? एसी इनिबिट, अब ये सारे वो दवाइयों के नाम है, जो अगर किसी की बीपी बढ़ने से हो रहा था तो एसी भी इनिबिटर दो, बीटा ब्लॉकर दो, डायूरिटिक, ये सब क्या किसकी मेडिसिन है? बीपी बढ़ने की, है ना। हमने ना सिम्टम पे काम करो। डायोक्सिन मेडिकेशन का मतलब होता है जिनकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हार्ट पे लोड है, तो उनको डायक्स मेडिसिन दी जाती है। डिक्सोक्सिन, डिगोसिन क्या करता है? आपकी हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। बाकी मेन और किससे हो रहा था? मैंने बताया था रास मैकेनिज्म से, तो मैंने कहा था कि हम आगे मेडिकेशन में रास मैकेनिज्म की भी दवाई देंगे, मेडिसिन देंगे कि रास मैकेनिज्म बंद करा दें। तो देखो, रास मैकेनिज्म के लिए मेडिसिन, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकेज, ये क्या? रास मैकेनिज्म बंद कराने के लिए। जिनका क्या हो रहा है? रास मैकेनिज्म नॉर्मली एक्टिवेट हो रही है। बाकी वेसोडाइलेटस क्या करेंगे? वेसोडाइलेटस हमारा क्या, बीपी को कम करते हैं। ठीक है, सिम सिम्फेटोमेटिक मिमेटिक एमाइंस, ये क्या करते हैं? सिम्फेटोमेटिक मिमेटिक एमाइंस, ये हमारे बॉडी में मालूम क्या करते हैं? जो मायोकार्डियल जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा नॉर्मली, तो उसकी थोड़ी कॉन्ट्रैक्टिविटी को अच्छा करते हैं, है ना। जो हार्ट का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, ये थोड़े से उसकी कॉन्ट्रैक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कि वेंट्रिकल्स को थोड़ा सा ठीक करते हैं ना, कि आप काम सही कैसे कर सको। तो उसमें डोपामीन होता है, ड्यूबूटामाइन होता है, आइसोप्रोटेनॉल, ये आपको एक एक सबके नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें इनके कोई भी किसी भी के भी फंक्शंस लिख के नहीं आने, वो कैसे काम करते हैं, वो सब फार्मा में था। समझना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, उसमें फार्मा की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके पूरा पढ़ लो। मगर यहाँ तो सिर्फ वो लिखना है और उनका एक एक नाम, और कुछ भी नहीं। आइनोट्रोपिक एजेंट्स दिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि भैया बॉडी में क्या होता है कि अब मैंने बोला ना कि जिससे क्या होता है कि कार्डियोजेनिक शॉक में ना चला जाए, हार्ट काम करना बंद ना कर दे, तो उससे आइनोट्रोपिक एजेंट दिए जाएंगे। बाकी हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्या हो रहा था कि आपके लंग्स में फ्लूइड बढ़ रहा था, पल्मोनरी एडीमा हो रहा था। अगर बहुत ज्यादा फ्लूइड बढ़ गया तो पहले तो हम ड्रग से काम करने की कोशिश करते हैं कि कम करें, मगर लगता है कि ड्रग से नहीं हो पाएगा, तो हमें मालूम क्या करना पड़ता है? लंग्स में आपके थोरिकोसेंटेसिस करनी पड़ती है। थोरिकोसेंटेसिस का मतलब होता है लंग्स में एक निडल डाल के पूरे फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अगर आपका ज्यादा फ्लूइड भर गया तो फिर क्या करेंगे? इस देखो, ये दिख रहा है थोरिकोसेंटेसिस, लंग्स में ऐसा निडल डाल के और पूरे फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, निडल डाल दिया, फ्लूइड बाहर निकालिए, जो फ्लूइड भर रहा था। और फ्लूइड मत पूछना क्यों भर रहा था, क्योंकि हम पूरा बता चुके हैं, पूरी मैकेनिज्म हमने समझी। तो ठीक है, थोरिकोसेंटेसिस, पैरासेंटेसिस, डायलिसिस, इन सबसे क्या करते हैं? हम वो फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट भी देते हैं। ठीक है, मिसलेनियस में क्या दे सकते हो और क्या? अगर क्लॉट ना बन जाए, क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक ना आ रहा हो, तो एंटीकोगुलेंट ड्रग भी दे दो। एंजियोटेंसिन, रास मैकेनिज्म को बंद करने के लिए, जिनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उन्हें पूफा दे दो। तो ये सब क्या है, जो सिम्टम्स है सबकी एक मेडिकेशन लिख देना, सबकी एक एक, है ना, कुछ भी गलत नहीं होगा। वाई वेंट्री, अच्छा देखो ये पूरा पढ़ा के आए हुए हैं। वाई वेंट्रिकुलर पेसिंग यानी पेस मेकर, सर्जरी में हम क्या करेंगे? सोचो, पेस मेकर अब ये पेस मेकर किन में लगाएंगे? क्योंकि हमने पढ़ा हार्ट फेलियर किसकी वजह से भी, एक वजह क्या रीजन वो भी तक क्या था? ऐसे नोड खराब हो जाए, एवी नोड खराब हो जाए, हो रही थी कि नहीं? तो इससे लास्ट लेक्चर हमने यही पढ़ा था कि अगर ये खराब हो गए तो हम क्या लगाते थे? पेस मेकर। और हमने एक आईसीडी भी पढ़ा था, जो क्या देता, एक शॉक देता था, अगर बहुत ज्यादा आपका हार्ट एकदम क्या हो जिसकी बिगड़ जाए, तो ये थोड़ा इलेक्ट्रिक का शॉक देके उसे जगाते थे। तो मेन आप पेस मेकर लेके के आइए ना, तो सर्जरी में पेस मेकर लगाना पड़ जाता है जिन लोगों में। देखो, तो पेस मेकर की सर्जरी हमने अच्छी से पढ़ी है, वो लेक्चर है आपके पास, तो उसमें हमने पढ़ा है कि पेस मेकर क्यों लगाते हैं, कि जब ऐसे नोड एवी नोड खराब हो जाए। और हमने पढ़ा है अगर ऐसे नोड एवी नोड खराब हो गए तो आपके हार्ट को क्या नहीं करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देंगे, तो ब्लड का बाहर नहीं निकलेगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। तो उस केसेस में हमें सर्जरी करके पेस मेकर भी डालना पड़ेगा। तो इसकी एक सर्जरी ये भी हो गई कि पेस मेकर प्लस। और कौन सी सर्जरी करते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिस्मेक्टोमी करते हैं। ये मैं आपको सर्जरी दिखाता हूं, देखो लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिस्टोमी। इसमें मालूम क्या करते हैं? इस सर्जरी में आपके वेंट्रिकल्स में मशीन डाल देते हैं।
इसमें जो अगर कोई भी जैसे अगर ऐसा जो पड़ रहा है ना, कट पड़ रहा है कुछ भी, इसमें दिख रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल्स में जो एबनॉर्मली फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, एनीरूमस बन रहे हैं, एनीरूमस बन रहा है ना ये फ्लूइड, अगर वेंट्रिकल्स अगर इस एनीरूमस की वजह से खराब हो रहा है तो इसे कट करके बाहर निकाल देते हैं, यानी इसको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बोलते हैं। कि कोई भी अगर वेंट्रिकल का अगर कोई भी एक लिमिटेड पार्ट खराब हो रहा है जिसकी वजह से आपका हार्ट फेलियर हो रहा है, तो सिर्फ उतने पार्ट को कट करके बाहर निकाल लो जिससे वेंट्रिकल्स काम करना स्टार्ट कर दें। सिंपल समझ आई, क्या करते हैं कि जितना मान सपोज करो वेंट्रिकल का इतना पार्ट खराब हो गया जिससे, तो इसको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी हम बोलते हैं। प्लस लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, ये बहुत अच्छी चीज है, देखो अभी दिखाता हूँ। लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस क्या होता है, जब वेंट्रिकल्स काम करना बंद कर देना तो ऐसे ऐसे पेस मेकर होता है ना जो हार्ट बीट करता है, सपोज करो अगर ऐसे नोड एबी नोड खराब ही नहीं है और फिर भी आपका वेंट्रिकल खराब है, जैसे जैसे आपकी मसल ही खराब हो गई मायोकार्डियम, तो फिर कैसे कॉन्ट्रैक्ट कराओगे? तो उसके लिए ये ऐसे देखो डिवाइस आते हैं, ये डिवाइस दिखाता हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। इतने खतरनाक डिवाइस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इनको डिवाइस लगा देते हैं और ये डिवाइस मालूम क्या करेंगे, आपके हार्ट को पंप कराते हैं, वेंट्रिकुलर्स को पंप कराते हैं। ये मशीन पहन के रहना पड़ता है ऑल टाइम इस तरीके से, इस तरीके से ये मशीन पहन के और हमें इस तरीके से रहना पड़ता है। ये क्या करता है, ये वेंट्रिकल्स की जगह अब ये वेंट्रिकल्स का काम करता है, वेंट्रिकल जो ब्लड पंप नहीं कर पाता तो ये उसको पंप करेगा, तो इस तरीके से हमें लगा के रखनी पड़ती है। प्लस और क्या कर सकते, एंड स्टेज क्या होगी, कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन, भैया पूरा हार्ट ही बदलना पड़ जाएगा, और क्या करें, नहीं कर रहा तो फिर पूरा हार्ट चेंज करते, ठीक। अब समरी में हमने मैनेजमेंट में कैसे पढ़ा, तीन चीजों में पढ़ा। पहले हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले उन कॉजेस को ठीक करो जिनकी वजह से हार्ट फेलियर आ रहा था। अगर उन कॉजेस को ठीक नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं, आप कितना भी हार्ट पे काम कर लो, तो पहला तो ये काम करो। दूसरा, अगर इफ इन केस हार्ट फेलियर हो चुका है तो फिर भैया किस स्टेट में उसको ठीक करो। या तीसरा, अंडरलाइन कॉज क्या है, हार्ट फेलियर हो क्यों रहा है, तो उसको ठीक करो। तो तीनों वही बातें हैं घुमा फिरा के ना। तो आप कैसे ठीक करोगे, रिड्यूसिंग कार्डियक रीमॉडलिंग, यानी कॉज क्या है, जैसे एसी इनिबिटर, अगर किसी की समझ लो बीपी बढ़ने की वजह से हो रहा था तो एसी इनिबिटर, है ना। अगर कार्डियक का वर्क लोड कैसे कम कर रहे थे हमने लोड क्यों बढ़ रहा था, जिनको फिजिकल और इमोशनल, ये सब समरी है जो पीछे पढ़ के आए, फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस पड़ रहा था तो उनको, है ना, जिनको ओबेसिटी की वजह से वैसोडाइलेशन बीटा ब्लॉकर देकर हम हार्ट पे से लोड को कम कर सकते हैं ना। प्लस इंक्रीजिंग मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हमने पढ़ा था डिकॉक्सिन, मैंने आपको बताया डिकॉक्सिन सिम्प्टोमेटिक अमाइंस, ये क्या करते हैं, हार्ट की थोड़ी जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसे बढ़ाते हैं। प्लस हमें क्या करना है, सॉल्ट को कम करना है, तो कंट्रोल ऑफ सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, यानी डायूरेटिक्स देंगे, जिससे क्या हो जाए, सारा का सारा जो सॉल्ट बॉडी में ना हो, वाटर बॉडी से बाहर निकले, रास मैकेनिज्म को रोकेंगे। तो ये सारा काम हम इसमें करेंगे। तो हमने कंप्लीट अभी तक समझ लिया, हमने पूरा समझा, टाइप समझा, कॉस्ट समझा, सब कुछ समझा। जितनी मेडिकेशंस थी इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मेडिकेशंस हमें यहाँ एक्सप्लेन करके नहीं आनी, वो फार्मा में कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा काम है सिर्फ उनको एक एक को लिखना है और उनके एक एक को नाम देना है, हमें वो नहीं बताना वो कैसे काम करते हैं। बाकी इस पे जो 90% मेडिकेशन है आपने खुद समझा ऑन द सिम्टम बेस है। क्यों, क्योंकि हार्ट फेलियर पहले बहुत ही रेयर होता है कि डायरेक्ट की हार्ट की मसल खराब हो, 90% यही होता है कि कोई सिम्टम की वजह से, यानी कोई और दूसरी कॉज की वजह से हार्ट फेलियर हो रहा हो, इसलिए हमने उसकी मेडिकेशन ज्यादा पढ़ी और हमने उसको निकाल दिया। और इससे पहले हर टॉपिक में हमारे मेडिकेशन का नाम बोल ही रहे थे, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा यहाँ जल्दी करा, ठीक है। दैट्स ऑल कंप्लीट अबाउट फॉर हार्ट फेलियर।